हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो है हमारी यूजीसी नेट की अध्याय 10 की, जिसका नाम है आत्मकथा, जीवनी और गद्य विधाएं। इसमें से हम जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं दिसंबर जून 2024 के जो कैंसल्ड एग्जाम थे वहां से लेकर के दिसंबर 2014 तक के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जून 2024 के कैंसल्ड एग्जाम के क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शंस दिया हुआ है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, उर्दू का जन्म और शिक्षा में क्रांति। तो संस्कृति की 4 अध्याय, ये जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 1956 में इसकी रचना की गई थी और ये रचना भारतवर्ष का जो संपूर्ण इतिहास है इसको 4 खंडों में विभाजित करती है। फिर इसके बाद इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि किसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, या रामधारी सिंह दिनकर जी की जो संस्कृति के 4 अध्याय है उसकी प्रस्तावना किसने लिखी है। ये जो है भारतीय संस्कृति का एक सर्वे है जिसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में और चीजें जानते हैं कि इसमें 4 प्रकरण हैं। कौन कौन से प्रकरण हैं इसमें आप देखेंगे? 4 प्रकरण है। तो पहला अध्याय जो है उसका नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा अध्याय है हिंदी संस्कृति और इस्लाम और चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं। इन 3 प्रकरण के नाम है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्येतर संस्कृति का मिलन। दूसरे अध्याय में 7 आपके प्रकरण हैं। ये 7 प्रकरण में बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये है। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में बात है और सिख धर्म के बारे में बात है, उर्दू के जन्म की बात है और उस वक्त की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात है और इसमें 12 अध्याय है। चौथा जो है भारतीय संस्कृति और यूरोप, जिसमें यूरोप का भारत में आगमन, जो शिक्षा में क्रांति आई, ईसाई धर्म का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदुओं का जो नवजागरण था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी चीजें हैं। अलग अलग जो सोसाइटी बनी विवेकानंद जी के बारे में है और इसमें 17 प्रकरण है। तो इसमें हमको जमाना है सही उत्तर का चयन शुरू से बाद के क्रम में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? प्राचीन भारत और विश्व। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सी नंबर आ जाएगा, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बाद जो हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से जो विद्रोह है, जिसमें बौद्ध और जैन है। तो क्या बौद्ध और जैन है इसमें? तो नहीं है बौद्ध और जैन। उसके बाद है इस्लाम धर्म का आगमन। तो इस्लाम धर्म के आगमन के साथ भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सी के बाद ए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद भक्ति आंदोलन के बाद क्या हुआ? इस्लाम आई। इस्लाम के बाद उर्दू का जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू के जन्म के बाद भारतीय संस्कृति जो यूरोप के साथ है उसकी बात है। तो शिक्षा में क्रांति है और लास्ट में है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो क्या हुआ था जब कंपनी का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो उस वक्त जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीयता में मुसलमानों का भी हस्तक्षेप और उनकी जो भागीदारी थी उनको भी देखा गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, दूसरा आएगा आपका भक्ति आंदोलन और इस्लाम, तीसरा आएगा उर्दू का जन्म, चौथा शिक्षा में क्रांति और पांचवा भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो संस्कृति के 4 अध्याय के कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय है। इन 4 अध्यायों का नाम पूछेगा और फिर उसके बाद उनके प्रकरणों को जमाने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में रचाए जमाइए। ऑप्शन है स क्य की ओर, जेनम की ओर, चांग की ओर, नेपाल की ओर और लहासा से उत्तर की ओर। तो हम देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है।
जिसका प्रकाशन 6 मार्च 1937 को पटना से हुआ था। ये रचना लेखक की जो तीसरी बार तिब्बत लौटना हुआ था उसके बाद प्रकाशित हुई थी, जिसमें 140 पृष्ठ है, लेकिन 128वें पृष्ठ 3 पृष्ठ गुम हो गए, इसलिए अभी इसमें 128 के बाद के जो 3 पेज थे वो गुम हो गए, तो अभी इसमें 137 पृष्ठ है। तो ये भी सवाल बनता है इसमें 5 खंडों का जो सही क्रम है। सबसे पहला है लहासा से उत्तर की ओर, फिर है चांग की ओर, फिर सूक्य की ओर, फिर है जन्म की ओर और लास्ट में है नेपाले की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपका क्या बोला? लहासा से उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर ई आएगा। फिर उसके बाद आता है चांग की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर सत्य की ओर ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर जन्म की ओर ऑप्शन नंबर बी आएगा और लास्ट में हो जाएगा नेपाल की ओर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ई सी ए बी डी। इसको याद रखना है कि इसमें कितने खंड हैं आपके? इसके जो अंतिम 2 खंड, इसमें 5 खंड हैं और अंतिम 2 खंड जो है वो कहाँ प्रकाशित हुए थे? सरस्वती पत्रिका में। और बाकी 3 खंड जो है वो खंड प्रवासी बंगला पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो एक साहित्यिक की डायरी, इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। इसमें ये जो साहित्यिक डायरी है उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि खुद अपनी ओर से भी होती थी। ये जो है 13 अध्याय में विभक्त है और इसका 12वां अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानवारी। और इस अध्याय के पात्र जो यशराज है उनकी शैक्षणिक योग्यता है बीएससी, बीटेक, एलएलबी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, बीएससी, बीटेक फिर एलएलबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहित्यिक डायरी के अध्यायों को, शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में हमको लगाना है। तो एक साहित्यिक डायरी हमने अभी देखा कि ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। और इसमें जो है कुल 13 निबंध है। इसमें 13 निबंधों में से आपको याद रखना है कि सबसे पहला है तीसरा क्षण, नवंबर 1958 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था। एक लंबी कविता का अंत 1957 में नवलेखन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। डबरे पर सूरज का बिंब सितंबर 1957 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हाशिए पर कुछ नोट्स अगस्त 1957 में वसुधा में प्रकाशित हुआ। सड़क को लेकर एक बातचीत अप्रैल 1957 का है और ये भी वसुधा में प्रकाशित है। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, ये जनवरी 1958 में वसुधा में प्रकाशित हुआ है। नए की जन्म कुंडली 1, ये जून 1957 में प्रकाशित हुआ है। नए की जन्म कुंडली भाग 2 जो जून 1957 में वसुधा में प्रकाशित हुआ है। वीरकर, ये नवंबर 1957 का है। विशिष्ट और अद्वितीय अक्टूबर 1958 का है। कटुयान और काव्य सत्य अक्टूबर 1957 का है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 अक्टूबर 1957 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 अक्टूबर 1960। तो यहाँ पर हमको देखना है कि आपको इसको शीर्षकों को, अध्याय के जो 13 अध्याय हैं उन 13 अध्याय के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में जमाना है। तो ये सब क्वेश्चन में हमको क्या रखना रहता है कि आप ना पहला और लास्ट याद रखो। पहला क्या है? तीसरा क्षण नवंबर और अंतिम क्या है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। अगर ऐसा कुछ याद रहता है ना तो फिर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कलाकार, ये क्या है? तीसरा क्षण। तो तीसरा क्षण सबसे पहला है क्या? तीसरा क्षण तो 1958 का है। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा क्षण इसका पहला, अच्छा, अध्याय के शीर्षक है तो पहला अध्याय जो है आपका तीसरा क्षण है, इसीलिए सबसे पहला डी नंबर हो जाएगा। तो डी नंबर सबसे पहला किसमें है? बी में है, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि हम एकदम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है कि कौन सा कब किस डेट में किस मंथ में प्रकाशित हुआ, किस ईयर में हमको याद रह जाएगा।
इसीलिए ना इसमें फर्स्ट और लास्ट ज़्यादा याद रखना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट याद रखने से क्या होता है ना कि आंसर्स बनते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पहला क्या है, तीसरा क्षण। तो तीसरा क्षण पहला अध्याय है तो वो किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ हमको आंसर मिल गया ना। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, डबरे पर सूरज का बिंब, जो तीसरा अध्याय है। फिर ऑप्शन नंबर ई, नए की जन्म कुंडली, जो आपका नए की जन्म कुंडली है वो आपका 8वां और 7वां दो है, जो 2 भाग में प्रकाशित हुआ। फिर ए नंबर वीरकर, नवंबर 1957 में है, ये 9वां अध्याय है। और लास्ट है आपका विशिष्ट और अद्वितीय, जो 10वां अध्याय है। तो हमको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला एटलीस्ट पहला और लास्ट याद रखिए। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से बनते हैं, पर अगर नहीं बना तो फिर हमको बाकी का करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं, कौन से चरित्र हैं? ऑप्शंस हैं योगेंद्र नाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरसती और राधा। तो इनमें से हमको सही उत्तर बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में। क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन जी जो है वो अपने परदादा के समय से बात शुरू करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का पूरा जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं और फिर अपनी कथा में आते हैं, जिसमें बच्चन जी का पूर्वार्ध चित्रित है। फिर पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वो करकल और उनकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में कौन कौन चरित्र आए हैं? तो सबसे पहले आए हैं प्रताप नारायण। प्रताप नारायण कौन है? वो है नायब कोतवाल मिट्ठू लाल के पुत्र, भोलेनाथ के पुत्र। फिर है सुरसती, जो बच्चन जी की माँ है, और राधा जो है वो नायब कोतवाल मिट्ठू लाल की बहन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? प्रताप नारायण, राधा और सुरसती। तो बी, डी और ई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो हमने देखा संस्कृति के 4 अध्याय में आपका 4 अध्याय है। सबसे पहला कौन सा है जिसमें आपका पुराना जो समाज है, भारतीय समाज बिना किसी आगमन के है। फिर दूसरे में क्या है आपका, जो इस्लाम धर्म का आगमन हुआ है। तीसरे और जैन बौद्ध साहित्य, सॉरी दूसरे में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा कि जो प्राचीन हिंदुत्व है, पहला भारत की जनता की और हिंदू संस्कृति है। दूसरे में प्राचीन हिंदुत्व से जो विद्रोह है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीजें मिलेंगी। तीसरे अध्याय में हिंदी संस्कृति और इस्लाम मिलेगा। और चौथे अध्याय में आपको मिलेगा कंपनी का शासन, यूरोप। ठीक है, भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है कि मुस्लिम नवोत्थान हिंदू नवोत्थान, ये शीर्षक का जो प्रकरण है संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखा किसने है? साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिसके लिए उनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस पुस्तक का जो शीर्षक लिखा था वो लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है और भारत की हर क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। सब हिंदू और मुसलमान हैं जो देखने में अब भी दो लगते हैं, पर उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ हैं। ये काम राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने छोटे छोटे प्रयत्न हुए हैं और वर्तमान पुस्तक उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। तो हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान, ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय के चौथे प्रकरण अध्याय में है। तो चौथा अध्याय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल क्लब की साहित्य संगोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? ऑप्शंस हैं पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ या परिणीता। तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है और ये जो है आज कहानी जीवनी है बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। आवारा मसीहा का जो पहला संस्करण है वो पहला संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ, जिसमें आवारा मसीहा में बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने नारी का इतिहास इस नाम की रचना की थी। तो उस आपको आवारा मसीहा में ये बताया गया है। तो आवारा मसीहा में कौन सी रचना की गई थी बंगाल साहित्य क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी, नारी का इतिहास। अगला
सवाल देखते हैं, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो डॉक्टर तुलसीराम जी जो है, उनके बारे में पूरी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है तुलसीराम की आत्मकथा में, जिसका नाम है मूर्धया। ये दलित आत्मकथाओं को लिखते थे और इन्होंने दलित आत्मकथाओं के साहित्य जगत के जो बंधे बंधाए मानदंड है, उसको तोड़कर अपने जीवन से जुड़े हुए सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने लाया, जिसको उन्होंने खुद झेला। तुलसीराम ने अपनी इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से अपने जीवन के एक एक पड़ाव को सामने रखा। तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है, दलित समाज को उस समय की परंपरा को प्रकट करती है और छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ उनको खींचने वाले थे मुन्नर, सोनई और जे.डी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जून 2024 में री एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट का है। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम लिखना है। ऑप्शन है प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे यायावर याद रहेगा याद, या एक कहानी यह भी। तो प्रेमचंद घर में इसकी लेखिका कौन है? शिवरानी देवी, जो प्रेमचंद जी के घर में है। शिवरानी देवी ने लिखा था 1944 में। अरे यायावर रहेगा याद रचना ये 1953 की है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने लिखा था, जिसमें यात्रा वृत्तांत है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 में लिखी गई थी। फिर उसके बाद है अरे यायावर याद रहेगा। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए उनको 1956 में 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1956 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा, जो 1974 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में। उसके बाद क्या आ जाएगा? अरे यायावर याद रहेगा। उसके बाद क्या रह जाएगा? ऑप्शन संस्कृति के 4 अध्याय 1956। फिर आवारा मसीहा जो लिखी गई थी आपकी 1974। तो ए और एक कहानी यह भी। तो ऑप्शन नंबर ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ई। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? मतलब संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम बताना है आपको। तो ये तो हमने इतनी बार देखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1956 में। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी यह भी, ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या कहानी? तो एक कहानी यह भी जो है ये मन्नू भंडारण जी की आत्मकथात्मक कहानी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये आत्मकथा की कहानी है, तो आत्मकथा ही है ये। जिसके पात्र में कौन कौन आ जाएंगे? जीतमल लुड़िये, सुशीला जो मन्नू भंडारी जी की बहन है, शीला अग्रवाल, डॉक्टर अम्बालाल जी, मिस्टर शेठी, कोमल कोठारी, पुष्पमयी बोस, निर्माजा जैन, अजित जी, और ये सब आएंगे। इसको आत्मकथा इसलिए माना है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बिगड़ते हुए संबंधों का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की पत्नी है शिवरानी देवी, इन्होंने प्रेमचंद के घर में इस नाम से उनकी जीवनी लिखी, तो ये कब लिखी और इनकी जीवनी लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1942, 43, 44 या 50। तो प्रेमचंद घर में लिखा था प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने, और अब भी हमने देखा है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1944 है। तो 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रेमचंद जी सभापति बने। 1936 में उन्होंने गोदान लिखा और 1936 में ही उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जीवनी उनकी पत्नी ने लिखी थी 1944 में, जो प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि प्रेमचंद जी ने महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रकाशित हुए थे। उन्होंने शिवरानी देवी जी ने जो उनकी पुस्तक लिखी है वो 28 भाग में प्रेमचंद जी के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है,
और उस पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी और आमुख जो है वो शिवरानी देवी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मूर्धया में कुछ कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का मतलब बताना है। तो सूची 1 में आपको दिए हुए शब्द और 2 में दिए गए हैं आशय। डांगर, अन्यास, परवाना और बिस्टोरिया। और ऑप्शंस है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, मरे हुए पशुओं का मांस और चांदी का सिक्का। तो देखिए मुर्दहिया क्या है, तुलसीराम जी की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 है, जिसमें 7 उपशीर्षक है। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया और स्कली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह और आजमगढ़ में फाका कशी, जिसमें 1949 से लेकर 65-66 तक की घटना है। मुर्दहिया जो है वो डॉक्टर तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने तक की घटना है, जिसमें ग्रामीण भारतीय परिवेश और लोक संस्कृति का अवलोकन है और दलित जीवन की जो विसंगतियां हैं उसका चित्रण किया गया है। इसमें कुछ शब्द है। सबसे पहला है डांगर। डांगर का मतलब होता है मरे हुए पशुओं का मांस। फिर होता है अन्यास। अन्यास बोला जाता है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि को। फिर है परवाना। तो परवाना जो है वो गाया जाता है शव यात्रा के दौरान, एक भजन गाया जाता है जिसको परवाना बोलते हैं। और बिस्टोरिया है चांदी का सिक्का जो लेखक की दादी के पास रहता था। तो कैसे मिलेगा? डांगर हो जाएगा आपका मरे हुए पशुओं का मांस। तो ए का थर्ड कौन सा नंबर है? सी और बी में है। अन्यास है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी परवाना है शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, तो ऑप्शन नंबर 2। और बिस्टोरिया चांदी का सिक्का, डी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? ऑप्शंस है मुर्दहिया, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं और आप हुदरी। तो मुर्दहिया जो है वो तुलसीराम जी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने बालपन से लेकर के जो आजमगढ़ में पढ़ाई है, जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई तक की बात की गई है। तो जिंदगी का एक टुकड़ा तो नहीं होगा वो। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन को बताया है। ठीक है, परदादा से लेकर के अपने तक। तो ये भी एक टुकड़ा नहीं हो जाएगा। अब बी और डी में से देखते हैं। तो एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी जी ने अपने लेखकी जीवन की कहानी को इसमें उतारा है, उन्होंने इसको अपनी आत्मकथा नहीं माना बल्कि उन्होंने माना है कि ये एक मेरे जीवन की एक भाग है। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें इनका असली नाम था महेंद्र कुमारी और इनके प्रिय लेखक थे यशपाल और इनके परिवार के लोग थे आर्य समाजी और इन्होंने बचपन से लेकर तलाक तक की कहानी का इसमें उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन कौन से हैं? भारतीय नालंदा के नाम पर लंका में एक नालंदा थी, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, जहां खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जनरल के भाग 21 में छपी है। इलाके के अफसरों को नेपाल में जोड़पोन कहते हैं और इसके इलाकों को जोड़ू कहा जाता है। भावोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीजों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। तो हमको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सत्य है। तो मेरी तिब्बत यात्रा हमने देखा था राहुल सांकृत्यायन जी की है, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 5 खंड थे। पहला खंड था लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चांग की ओर, तीसरा है क्या की ओर, सुक्या की ओर बोलते हैं, चौथा है जेनम की ओर और पांचवा है नेपाल की ओर। इसमें राहुल जी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी जो पांडुलिपि थी उनका पता लगाया था। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय जो थे वो सरस्वती में छपे थे। राहुल जी ने अपने यात्रा वृत्तांत में तिब्बत के जो समाज और संस्कृति है और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु जो परिस्थितियां हैं उसका चित्रण किया था, जिसमें चित्रमाला जो संलग्न हुई थी वो तिब्बत को पाठकों के सामने लाकर रखती है। राहुल सांकृत्यायन जी के जो यात्रा साहित्य है उसमें है मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है, भारत के नालंदा के नाम पर, जहाँ लंका में एक नालंदा थी वहाँ तिब्बत भी उसमें
वंचित नहीं है। तो पहला नंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो ए सही है, मतलब कौन कौन सा, ए और बी में से एक सही होगा। दूसरा आपको जो सत्य कथन है वो है तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की जो सूची है वो बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के 21वें भाग में छपी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी करेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका कौन सा करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ई नंबर भी करेक्ट हो जाएगा कि भोटिया लोग जो छुपे चोगा के दामन से खाने पाने की चीजों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं और एनम में तिब्बत के मजिस्ट्रेट जोंगपोन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। विष्णु प्रभाकर जी के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था। ऑप्शंस हैं विराज बहू, चरित्रहीन, अभिमान, राम की सुमति और मंझली दीदी। तो ये सारी जो है वो शरद चंद्र जी की रचनाएं हैं। अब हमको बताना है गांधी जी ने आदेश दिया था और महादेव देसाई ने इनको गुजराती में अनुवाद किया था। तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका गुजराती में अनुवाद हुआ था। तो सबसे पहला जो विराज बहू है वो आपके इस रचना का तो हुआ था, ठीक है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की द्वारा रचित जो बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था मार्च 1974 में। गुजराती में सबसे पहले 1925 के आसपास महादेव देसाई ने इनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद गुजराती में किया, जिसमें थी विराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति और मंझली दीदी। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता है, कितनी चंचलता है। ये किस काव्य संग्रह की कविता है, विषाद राग, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण या आकुल अंतर। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता है, कितनी चंचलता है। ये पंक्तियां जो है हरिवंश राय बच्चन जी की निशा निमंत्रण इससे ली गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मे वृहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये है हरिवंश राय जी की रचना निशा निमंत्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाएं। ऑप्शंस हैं, प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े राइटर थे। साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो सही, जो आपके सही क्रम में लगाना है कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो प्रेमचंद जी के बारे में आपको याद रखना है कि प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी ने लिखा था। कब आपके, ये 1944 में लिखा गया था। प्रेमचंद जी जो गए थे कहाँ, प्रगतिशील लेखक संघ की मीटिंग में, साहित्य सभा की मीटिंग में। तो पहली बार दिल्ली जाते हैं, ये सबसे लास्ट में हुआ था 1935 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ई जो रहेगा सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई सबसे लास्ट में किसके हैं, तीन ऑप्शंस के हैं। तो आगे देखते हैं। दूसरा जो है आपका पहला नंबर, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रेमचंद की जीवनी में अपनी पहली कहानी पर बात करते हुए वो लिखती हैं कि मैंने पहली कहानी जो लिखी थी साहस, वो छपी थी चांद पत्रिका में। तो ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले किस में है आपका, सी नंबर में है। तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी और ई हमने बात किया ना, तो बी शुरू होता है, ई खत्म होता है। अच्छा, तो सी और डी में से आंसर होगा ना, क्योंकि इसमें भी है।
नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या हुआ था। प्रेमचंद जी ने मोटेराम शास्त्री की कहानी लिखा थी, तो जिसमें शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया था, तो ये हो जाएगा BA। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ के जो गवर्नर थे हेली, वो धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े राइटर थे। फिर उसके बाद आ जाएगा शिवरानी देवी पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। फिर लास्ट पे आ जाएगा कि साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण किया है। ऑप्शंस है कला के उद्गम क्षण, पहले क्षण, दूसरे क्षण या तीसरे क्षण। तो कला के तीसरे क्षण से जो फैंटेसी है वो साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करती है। एक साहित्यिक की डायरी, इसमें कला के 3 क्षण है, अनुभव, चिंतन और अभिव्यक्ति। इसकी रचना के लेखक है मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जो तार सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। जो रचना है कला के किस क्षण से, तो सॉरी ये रचना है फैंटेसी, तो ये लिखी गई है 13 प्रकरण में। तीसरा क्षण एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, एक नए की जन्म कुंडली, दो वीरकर श्रेष्ठ और अद्वितीय, कटुया और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। तो जो आपका ये है कला के सॉरी फैंटेसी जो है वो है कला के तीसरे क्षण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, कला के तीसरे क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करती है। नेक्स्ट है, मुर्गया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। ऑप्शन है कनैला, टणिया, धर्मपुर या दौलताबाद। तो मुर्गिया जो है हम जानते हैं तुलसीराम जी की आत्मकथा है, ये उनकी आत्मकथा का पहला भाग है जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ। मणिकर्णिका जो है वो दूसरा भाग है जिसका प्रकाशन 2013 में हुआ। इसके पात्र जो थे वो लेखक की माँ धीरज, जूठन दादाजी, मुसड़ी, सोमर, नागर काका, मुनेसर काका ये थे। मुर्गिया पुस्तक की भूमिका में तुलसीदास जी ने लिखा था कि ये हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की कहानी है, जिसमें बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना है तो भी मुर्गिया से ही गुजरना पड़ता था। तो किस गांव की कर्मस्थली थी, ये थी धर्मपुर आजमगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, संस्कृति के 4 अध्याय और प्रकरण के आधार पर आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिया है। संस्कृति के 4 अध्याय हमने पढ़ा था कि सबसे पहले भारतीय संस्कृति और हिंदुओं का आविर्भाव था, फिर प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है, फिर हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, और भारतीय संस्कृति और यूरोप है। तो ऑप्शन इधर प्रकरण में दिया है अमृत और हलाहल का संघर्ष, मुस्लिम नवोत्थान, बौद्ध आंदोलन से सामाजिक प्रसंग और आर्य द्रविड़ समस्याएं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मुस्लिम नवोत्थान, हिंदू नवोत्थान, ये जो है आपका भारतीय संस्कृति और यूरोप का है। तो डी का तो सेकंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर ए में है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखते हैं बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो बौद्ध आंदोलन कब हुआ, जब प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह हुआ। तो बी का थर्ड मतलब थर्ड जो है वो किसका हो जाएगा, बी का, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। अच्छा, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। तीसरा सी का, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। एक बार अच्छे से देखते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो कि 4 अध्याय में विभाजित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। 1959 में इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी उस पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 सोपान रखना चाहते थे, पर इसमें क्योंकि 4 अध्याय हैं इसीलिए इसका नाम संस्कृति के 4 अध्याय पड़ा। इसकी भूमिका लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसका मूल स्रोत अंग्रेजी पुस्तक से लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव जो है वो आर्य द्रविड़ समस्याओं से है। मतलब ए का 4 और डी का सेकंड फिक्स है और जो ए और बी दोनों में है। तो अब देखते हैं प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह और हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो हिंदू संस्कृति और इस्लाम जो है
वो बौद्धिक आंदोलन के सामाजिक प्रसंग है, और प्राचीन हिंदुत्व से जो विद्रोह है वो अमृत और हलाहल का संघर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बच्चन जी की आत्मकथा है और उसके खंड है। तो कौन कौन से खंड है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं और क्या याद करूं। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हम बार बार पढ़ते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो कौन से खंड में है? आपका पहला खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं। सबसे पहले वही था ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट किस में है? ए नंबर में है, मतलब ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। पर बाकियों को भी देखना है। तो बसेरे से दूर जो है वो खंड चौथा है। नीड़ का निर्माण, फिर ये जो है वो खंड दूसरा है। और 10 द्वार से सोपान तक जो है वो खंड तीसरा है। तो ऐसे जो ये बहुत सारे खंड वाला रहता है ना, इसमें हमको शुरू और आखिरी के याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको आंसर्स मिलते हैं। इसके बारे में याद रखते हैं कि बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के करीब प्रतापगढ़ जिले के कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 4 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने अपने परदादा जी के साथ लेकर के अपनी पूरी बात लिखी थी जीवन की। और ये शुरू होता है क्या भूलूं क्या याद करूं पहले खंड से। तो इसका पहला खंड हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है नीड़ का निर्माण, फिर आता है बसेरे से दूर, और फिर आता है दसों द्वार से सोपान तक। इसके लिए बच्चन जी को भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है सरस्वती सम्मान वो दिया गया था। नेक्स्ट है प्रेमचंद जी घर में। इसके अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना, या माधुरी और चांद। तो प्रेमचंद जी घर में के मुताबिक प्रेमचंद जी क्या करते हैं? बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वो पत्र चलाते थे। अब उन पत्र का खर्चा उठाना है, तो वो खर्चा कैसे उठेगा, इसीलिए वो वहां पर काम करना चाहते हैं। और प्रेमचंद जी घर में जो जीवनी लिखी गई है शिवरानी देवी उनकी वाइफ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसमें जो 2 पत्र की बात है वो है जागरण और हंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसके लिए वो बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं। प्रेमचंद जो है वो हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 31 मई 1934 को बॉम्बे पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद जी घर में इनके अनुसार सत्य कथन कौन से हैं? पहला है प्रेमचंद का जन्म बनारस के 4 मील दूर श्रीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ। शिवरानी देवी जी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में छपी। तो अभी हमने देखा था, तो बी नंबर तो सही है। बी नंबर सही है, मतलब आपका ए, सी और डी में से कोई आंसर होगा। ठीक है। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद पहली बार 1932 में बम्बई गए। तो पहली बार 1932 में तो नहीं गए थे, वो कब गए थे? 1934 में ना, 31 मई 1934 को। तो डी तो गलत हो जाएगा, तो डी गलत हो जाएगा। मतलब आपका कौन कौन सा गलत हो गया? बी नंबर गलत है, डी गलत है, मतलब बी नंबर गलत है, सी नंबर गलत है। और हमने क्या बोला? बी नंबर सही है, मतलब ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है। अगला है प्रेमचंद जी की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था। तो ये तो सही है ना, केस दायर तो किया था मोटे राम शास्त्री पर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ई सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद जी की जो और जीवनी है उसका नाम है मदन गोपाल और कलम का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिया में तुलसीराम के चाचा मुन्नेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो तुलसीराम जी की आत्मकथा है मूर्तिया। इसमें उत्तर प्रदेश के जो धर्मगुरु थे उनके 2 चाचा थे मुनेस्सर और नगर। वो कौन से पंथ के धर्मगुरु थे? तो वो पंथ कौन था? शिव नारायण पंथ था, जिसके उनके चाचा धर्मगुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है मूर्तिया 2 भाग थी, पहले भाग मूर्तिया और दूसरा था मणिकर्णिका। मूर्तिया प्रकाशित हुई 2010 में और मणिकर्णिका प्रकाशित हुई थी 2014 में।
ये हिंदी की पहली आत्मकथा है लगभग जो सिर्फ दलित नहीं बल्कि गांव का संपूर्ण लोक जीवन चित्रित करती है। मुर्दैया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। अंधविश्वास हिंदू संस्कृति सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। ये मुर्दैया इसके बारे में बताती है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा को 7 उप शीर्षक के माध्यम से अपने जीवन के इस पड़ाव को पाठकों के सामने रखा है। और इनकी जो भाग है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। भाग नहीं है, उपशीर्षक है मुर्दैया और स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह और आगन आजमगढ़ में फाका कसी। अगला सवाल है पांगी बनकर घूमना इतना ही उनके लिए उतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पांगी का क्या मतलब है? ऑप्शन है पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता या क्लर्क। तो पांगी जो कहा जाता है वो बौद्ध साधु को कहा जाता है। तो बौद्ध साधु बनकर घूमते थे वो कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। और ये किससे लिया गया है? आवारा मसीहा से, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि वहां से हटकर वो कई व्यक्तियों के पास रहे, कई स्थानों पर घूमे, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। फिर एक बार फिर वो दिशाहारा से उठा हूँ, आज रंगून में दिखाई देखता, तो कल पेगू या उत्तरी वर्मा भाग जाता। पोंगी या पांगी जो साधु, बौद्ध साधु बोला जाता था, वो बनकर घूमना उनके लिए उतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। अगला सवाल है क्या भूलूं क्या याद करूं, इससे संबंधित उपयुक्त कथन बताना है। ये बच्चन जी की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपने आत्मकथा के एक शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रकाशित किया था। श्रावस्ती बस्ती का पूरा नाम था जिसको वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था और बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसके 4 भाग हैं, कौन कौन से हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 की, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक, इसमें 1976 में उनको पद्म भूषण मिला था, तो ये हमको याद रखना है। और इनको आत्मकथा के लिए साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती भी मिला था, सरस्वती पुरस्कार से सम्मान किया गया था। ये आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है और बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। तो इसके जो करेक्ट कथन है वो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला, उन्होंने अपनी आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभुत्व माना है, प्रभाव माना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चन जी की जो आत्मकथा है एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी, इसमें प्रस्तावित था, तो बी नंबर भी सही हो जाएगा। तो ए और बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई सही होगा। और जो ई नंबर है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और ई सही है, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी, इसके अनुसार सत्य कथन बताना है। तो एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 2007 है। ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी ने आवारा मसीहा का पढ़ा था जिसका प्रभाव उन पर बचपन में पड़ा था। उनके प्रिय लेखक थे यशपाल जी। मन्नू भंडारी के जो परिवार के सदस्य थे वो आर्य समाजी थे और साहित्य रचना के लिए शीला अग्रवाल का प्रभाव इन पर पड़ा था। तो हमको बताना है कि एक कहानी यह भी में सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ है बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो है ये सबसे सही कथन है। महाभोज का उपन्यास उन्होंने बेलछी की घटना से लिखा था। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग छपता रहा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था। तो ये ऑप्शन भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में खुद लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन है ठकुरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी ये भी, या आप खुदरी। तो ये हमने देखा था
कि मन्नू भंडारी जी ने अपने बचपन से अपने तलाक तक की जो कहानी लिखी थी, एक कहानी यह भी, उसको अपनी ज़िंदगी का एक टुकड़ा माना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 30 है, मिथक के संबंध में उचित कथन क्या है? तो मिथक क्या है? ये संपूर्ण मानवता के सारभूत अनुभव पुंज है और अचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। तो ये कथन तो सही है। अगला है, मिथक में ज्ञानेंद्रिय के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं जो है वो गलत है। मिथक क्या है? आपका पौराणिक कहानी होती है ना, मनगढ़ंत होती है। मनगढ़ंत होती है तो उसमें ज्ञानेंद्रियां तो काम करेंगी ना, ये कौतूहल वाली घटनाएं होती है जिसको बिना तर्क के स्वीकार किया जाता है। जो लोक विश्वास पर आधारित होती है, क्रियाकलाप जो रहता है देवताओं से संबंधित होता है और किसी देवता या पराप्राकृत सत्ता का विवरण होता है। ठीक है? तो मिथ्स जो बोलते हैं ना, माइथोलॉजी, तो वो है। तो ये संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है, ये सही है। पर इसमें ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव नहीं होते हैं, वो गलत है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों के अति प्राकृत तत्व अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। तो ये जो है आपका सही कथन है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान ये शब्द प्रस्तुत किए गए, तो ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट हम देख लेते हैं जून 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है कौन कौन सी? सांस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों को अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, साहित्य में विखंडनवाद की प्रतिष्ठा या कृति को अखंडता में प्रवृत्ति का समर्थन। तो उत्तर आधुनिकता की जो प्रवृत्ति है, उत्तर आधुनिकता क्या मानती है कि भाषा का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि किससे है? शब्द से है। तो इसका परिणाम खंडित व्यक्तित्व में देखा जा सकता है, इसलिए ये विखंडित व्यक्तियों को तैयार करते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते, ना ही उनके पास आगे की दृष्टि होती है। ठीक है? तो उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति कौन सी है? सबसे पहली है सांस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका हाशियों के लोगों के अधिकारों का समर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, मतलब सी और बी में से एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सही क्या है? साहित्य में विरचनावाद की प्रतिष्ठा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ए, बी और डी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।